हेलो दोस्तों, मिशन सक्सेस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज से फिर अपनी मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अपना मैथ्स का एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है ना। जो कौन सा टॉपिक है? सरलीकरण का। तो अपन ने सरलीकरण का एक पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है ना, जिसको 4 चैप्टर में अपन ने पढ़ा है ना, जिसके 4 वीडियो हैं। तो जिसने अगर वो क्लासें अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोगों को क्लासें देखना है ना। जो सरलीकरण की मैंने 4 क्लासें टोटल पढ़ाई है, इन 4 क्लासों में पूरे सरलीकरण को अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आज से फिर से अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे है ना। तो देखना नया टॉपिक कौन सा है, समझना। क्योंकि आबकारी विभाग मध्य प्रदेश, पटवारी मध्य प्रदेश का पुलिस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है ना। क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसका नोटिस जारी कर दिया है कि अगस्त 2023 में एमपी पुलिस के फॉर्म भराने लग जाएंगे और जनवरी फरवरी से पहले एमपी पुलिस की पूरी ज्वाइनिंग हो जाएगी है ना। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे एग्ज़ाम है बहुत जल्दी आने वाली है। देखना आज पहला टॉपिक में है ना, अब पहला अपना सरलीकरण हो चुका है। तो आज जो अपना दूसरा टॉपिक है ना, दूसरा टॉपिक है कौन सा? संख्या पद्धति। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? नंबर सिस्टम इसको बोला जाता है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति की अपन आज अपनी क्लास फर्स्ट है। तो आज अपन संख्या पद्धति को समझेंगे। आज संख्या पद्धति का जो बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, आज उसकी बात करेंगे। इसके बाद अपन इनके सवाल देखेंगे कि संख्या पद्धति में कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है संख्या पद्धति, और भारत की आप लोग कोई सी भी एग्ज़ाम ले लो, संख्या पद्धति से क्वेश्चन 100% एग्जामों में आता है। इसलिए संख्या पद्धति को आप लोग अच्छे से समझना, इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है ना। देखना, तो संख्या पद्धति को आज स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति कैसे बना हुआ है ना, इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, हर एक चीज़ को समझना। तो संख्या पद्धति में 3 प्रकार की संख्याएं आती है ना। जो संख्याएं जो होती है, देखो पहला ही वर्ड क्या है अपना? संख्या है ना। तो संख्या कितने प्रकार की होती है? तो संख्या 3 प्रकार की होती है। संख्या कौन कौन सी होती है? तो एक होती है वास्तविक संख्याएँ, एक होती है काल्पनिक संख्याएँ, और एक होती है मिश्रित संख्याएँ। समझना, जो अपने जो कंपटीशन जो एग्ज़ामों का जो सिलेबस है, उसमें देखो काल्पनिक संख्या को अपन को पढ़ना ही नहीं है और मिश्रित संख्या को अपन को पढ़ना ही नहीं है। बस अपन को पढ़ना है कौन सी? वास्तविक संख्या है ना। कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, बस अपन को ये समझना है। इन दोनों से अपने कुछ काम में है ना, ये दोनों अपने कुछ काम में नहीं आती है, ये दोनों अपने सिलेबस में है ही नहीं। तो इन दोनों को अपन को पढ़ना ही नहीं, बस अपन को पढ़ना है कौन सी? वास्तविक संख्या है ना। वास्तविक संख्या होती क्या है, इन चीज़ों को समझना। देखो आप लोगों ने बचपन में एक संख्या रेखा देखी होगी है ना। देखो संख्या रेखा कैसी होती है ना, कि बीचों बीच में बैठा हुआ होता है कौन सा? x0 बैठा हुआ होता है बीचों बीच में। इसके बाद जब अपन आगे की ओर जाते हैं है ना, तो फिर संख्या प्लस में आती है, +1, +2, +3, और ऐसे ऐसे चलती हुई ये कहाँ तक चली जाती है? अनंत तक चली जाती है। फिर जो 0 के आगे की जो संख्या होती है ना, इस प्रकार की जो संख्या जो होती है वो काय में चलेगी? माइनस में, ठीक है। तो -1, -2, -3, -4, तो ये भी ऐसे चलते हुए कहाँ तक चली जाती है? बिल्कुल अनंत तक चली जाती है। तो बीच में बैठी हुई होता है 0 के इधर की संख्या है सारे धनात्मक होगी अनंत तक, 0 से इधर की संख्या है सारी ऋणात्मक होगी, और ये भी कहाँ तक रहती है? अनंत तक। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक संख्या रेखा पर अपन लिख सकते हैं, वो सारी संख्याएं कौन सी कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। तो अपन को पढ़ना कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या। अपना बस काम किससे कंप्लीट हो जाएगा? वास्तविक संख्याओं से ही कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना वास्तविक संख्या कौन कौन सी होती है, कैसे काम करती है, समझना इस चीज़ को है ना। अपने टॉपिक कौन सा चल रहा है? संख्या पद्धति। तो ऊपर लिख देते हैं है ना, टॉपिक कौन सा है? संख्या पद्धति। और क्लास कौन सी है? तो क्लास अपनी आज की फर्स्ट क्लास है। देखना कौन सी संख्या को समझना है अपन को है ना, कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझना है ना, कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। देखो वास्तविक संख्या भी 2 चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, 2 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनी हुई है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। एक होती है पूर्णांक, आप लोगों ने सुना होगा है ना। एक संख्या होती है कौन सी? जो पूर्णांक संख्या होती है, और एक संख्या होती है वो जो दशमलव संख्या होती है ना। तो इन दोनों से मिलकर बना है कौन सी? वास्तविक संख्या। तो एक होती है पूर्णांक और एक होती है कौन सी? दशमलव। तो अपन को पूर्णांक को भी पढ़ना है और दशमलव को भी पढ़ना है, पर इस
पूर्णांक को भी समझना और दशमलव को भी समझना। देखो अपन दशमलव को बाद में देख लेंगे ना, इसको बाद में पढ़ेंगे दशमलव को, दशमलव क्या होती है, दशमलव संख्या कौन सी होती है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझना आप लोग पूर्णांक संख्याएं, है ना। पूर्णांक संख्या भी अपने आप में 3 प्रकार की होती है ना। तो पूर्णांक संख्याएं अपने आप में 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी 3 संख्या होती हैं समझना। एक संख्या वो होती है जो ऋणात्मक होती है, एक संख्या वो होती है जो शून्य संख्याएं होती है, और एक संख्या वो होती है जो कौन सी होती है, धनात्मक होती है ना। अभी मैंने थोड़ी सी देर पहले एक बात बताई थी आप लोगों को कि जो एक संख्या रेखा होती है ना, जो संख्या रेखा होती है, ये संख्या रेखाएं जितनी भी संख्या अगर अपन इस रेखा पे लिख सकते हैं वो सारी वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या भी कौन कौन सी होती है, दशमलव भी होती है और पूर्णांक भी होती है। पर पूर्णांक में 3 प्रकार की संख्या होती है, एक ऋणात्मक, शून्य और एक धनात्मक होती है। तो देखना दोस्तों, बीचों बीच में बैठा हुआ होता है कौन, जीरो। अपनी थोड़ी देर पहले बात हुई कि बीचों बीच कौन बैठा हुआ होता है, जीरो बैठा होता है। तो एक संख्या तो वो जो बीचों बीच बैठी हुई रहेगी जीरो, उसी को क्या कहेंगे अपन, शून्य संख्या कहेंगे, है ना। आगे देखना, इधर की साइड जो अपन चलेंगे तो फिर प्लस का 1 आएगा, प्लस का 2 आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 4 आएगा, और ऐसे आगे चलते हुए कहाँ तक जा सकते हैं अपन, अनंत तक। तो आप लोग देखो कि जब जीरो से मैंने आगे की जो संख्या लिखी है सारी मैंने काई में लिखी है, प्लस में लिखी है। तो जब कोई संख्या प्लस में लिखी हुई रहती है तो वो कौन सी होती है, धनात्मक संख्या है। तो देखो एक संख्या तो अपन जीरो लिख सकते हैं, है ना, मतलब पूर्णांक एक जीरो हो सकता है और एक कौन सा हो सकता है, धनात्मक हो सकता है। अब जीरो के इधर अगर अपन आएंगे तो सारी संख्या काय में लिखेंगे, माइनस में, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, और ऐसे ये भी कहाँ तक चले जाते हैं, अनंत तक चली जाती है। तो जो संख्याएं अपन माइनस में लिखेंगे वो सारी संख्या क्या कहलाएगी, ऋणात्मक संख्याएं। तो संख्या पद्धति में संख्या 3 प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, मिश्रित संख्या है। काल्पनिक और मिश्रित से अपनों को कुछ भी काम नहीं है, ये अपने सिलेबस में आती ही नहीं है। अपन को पढ़ना है बस कौन सी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है पूर्णांक और एक होती है दशमलव, है ना। दशमलव को बाद में देखेंगे, अभी पूर्णांक को देखना। पूर्णांक भी 3 प्रकार से बना हुआ है, 3 प्रकार की संख्या बनी हुई पूर्णांक में, एक ऋणात्मक होती है, एक शून्य होती है, और एक कौन सी होती है, धनात्मक। मतलब जो प्लस में रहेगी उनको धनात्मक कहेंगे, जो बिल्कुल जिसका मान 0 होगा उसको शून्य संख्या कहेंगे, और जो माइनस में लिखी जाएगी उन संख्या को क्या कहेंगे, ऋणात्मक संख्या कहेंगे। तो दोस्तों इतना समझ में आया आप लोगों को, है ना। अब देखना इसमें अपन, है ना, जो पूर्णांक कैसे बना हुआ है समझना, देखना आगे, इतना नोट कर लेना आप लोग। तो देखना दोस्तों, है ना, अपन को समझना है पूर्णांक किस प्रकार से बना हुआ है ना। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है, इस चीज़ को समझना, है ना, कि पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या आती है। देखो आप लोगों ने नाम सुना होगा, प्राकृत संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, समझना। ये सब चीज़ें, है ना, एग्जाम में जब अपन संख्या पद्धति पढ़ेंगे तो इन संख्याओं का बहुत ज़्यादा काम पड़ेगा। तो ये संख्याएं अपन जब वहाँ पे काम पड़ेगा उसके पहले ही अच्छे से समझ लेते हैं ना, ताकि अपन जब सवाल करेंगे तब अपने कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक होती है कौन सी, प्राकृत संख्याएं, एक होती है ना, जो पूर्ण संख्याएं, एक होती है अभाज्य संख्याएं, ठीक है, और एक होती है कौन सी, भाज्य संख्याएं, है ना। होती क्या क्या है इन सबको समझना, 4 ही संख्याओं को समझना, क्योंकि इन 4 ही संख्याओं का अपन बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे संख्या पद्धति में। इस संख्या पद्धति के अलावा सरलीकरण में भी बहुत काम आती है। उसके बाद जब अपन औसत एवरेज का टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पे भी इनका बहुत यूज़ होगा, तो इनको पहले से समझ लेना, है ना। प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण क्या होती है, अभाज्य क्या होती है और भाज्य क्या होती है, समझना। प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं, है ना, जिनका मान 1 से स्टार्ट होता है। तो वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऐसे ही लगातार चली जाती है अनंत तक। तो वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चली जाती है उनको क्या बोला जाता है ना, प्राकृत संख्या है। इनको आप लोग नोट्स बनाना और अच्छे से लिखते जाना, ताकि, है ना, मेन को बिगाड़ दो ना तो फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना अभी, ठीक है।
तो प्राकृत संख्याएं वह संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, अनंत तक चली जाती है। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। देखो पूर्ण है ना, संख्या है वह जो अपना आप में क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, और पूर्ण में एक्स्ट्रा जुड़ जाता है क्या, 0 है ना। तो स्टार्ट कहाँ से हो जाएगी, 0 से, जो 0 1 2 3 4 5 6 और ऐसे ही ये संख्या कहाँ तक चली जाती है, अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्या दोनों अच्छे से समझ में आया होगी। तो प्राकृत संख्याएं उसको बोलेंगे जो 1 से स्टार्ट होगी और अनंत तक चली जाएगी, है ना। पूर्ण संख्याएं वो जो 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 और कहाँ तक चली जाएगी, अनंत तक चली जाएगी। अब देखना दोस्तों, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वो जिसमें किसी का भाग नहीं जाए, है ना। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य वर्ड से समझ में आ रहा है कि अभाज्य संख्या उन संख्या को कहेंगे जिन संख्याओं में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता है। और भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है जो किसी से विभाजित हो, उन्हीं को अपन क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। तो अभाज्य संख्या देखना, तो मेष की पहली जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2, ठीक है। तो मेष की, है ना, जो गणित जो होती है ना, आप जो नॉर्मल जो गणित पढ़ते हो, है ना, उस गणित की जो पहली अभाज्य संख्या होती है ना, वो क्या होती है, 2 होती है। तो 2 के बाद क्या आएगी, 3, फिर उसके बाद 5 7, फिर 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 19, है ना, एक और 17 भी आ जाता है, 17 19 और ये संख्याएं भी लगातार चलती जाती है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या है वो जिसमें किसी और संख्याओं का भाग नहीं जाए, मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, 23 ऐसे चलती रहती है। अब भाज्य संख्या है, अब भाज्य संख्या है वो जो संख्याएं अपन को अभाज्य संख्याओं में नहीं दिखेगी, वो सारी संख्या काउंट हो जाती है कहाँ पर, भाज्य संख्याओं में। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जो संख्या है अभाज्य संख्याओं में नहीं दिखेगी, वो संख्या काउंट हो जाती है कहाँ पर, भाज्य संख्याओं में। तो देखो 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 4। तो इसी प्रकार से मेष में जो पहली भाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 4। देखो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 6, फिर आ जाएगा 8 10 12 14, है ना, 15 भी हो सकता है। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, है ना, 9 भी हो सकता है। ये सारी संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या है। देखो लिख देते हैं, क्लियर लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन को भाज्य संख्या पढ़नी है। तो भाज्य संख्या कौन सी होगी, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है ना, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, 14 हो सकती है। ऐसी सारी संख्याएं जिसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जाता है, वो सारी कौन सी होती है ना, अभाज्य संख्याएं होती है। तो आप लोगों को ये 4 चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी, है ना, ये चारों संख्याएं अच्छे से क्लियर हो गई होगी। प्राकृत संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है अनंत तक चली जाती है। उसके बाद पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है, ये भी अनंत तक चली जाती है। अभाज्य संख्याएं वो कहलाएगी जो 2 से स्टार्ट होती है ना, और जिसमें किसी और संख्याओं का भाग नहीं जाता है, वो सारी संख्या काउंट हो जाती है कहाँ पर, अभाज्य संख्या में। अब जो संख्याएं अभाज्य में गिन ली जाती है, उनको भाज्य में नहीं गिनी जाती है ना, क्योंकि भाज्य संख्याएं वो होती है जिसमें किसी ना किसी संख्या का भाग जाता है। तो भाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, देखो 2 है, 3 है, तो अगली क्या हो जाएगी, 4, यहाँ पे 5 है तो फिर 6, 7 है, फिर 8, है ना, 9 10, क्योंकि 9 में 3 का भाग जाता है, 10 में 2 का भाग जाता है। वैसे जो हर एक सम संख्या होती है, हर एक सम संख्या में 2 का भाग तो जाएगा ही जाएगा। तो हर सम संख्या क्या होगी, है ना, भाज्य संख्याओं में ही काउंट होती है। अब आप लोगों को, है ना, दिमाग में एक बात अच्छे से घूम रही होगी, है ना, कि एक, है ना, ये एक कहीं का भी नहीं है, ना तो इनको भाज्य में गिना जाता है और ना ही अभाज्य में गिना जाता है। ऐसा क्यों होता है समझना, है ना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस एक को, है ना तो अभाज्य में गिना जाता है और ना ही भाज्य में गिना जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, देखो आप लोग देखो तो अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट हो रही है और भाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 4 से स्टार्ट हो रही है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है समझना, क्योंकि जब अभाज्य संख्याएं बनाई गई थी ना, तो इनको अपने आप में कुछ रूल्स दिए गए थे, इनके कुछ नियम बनाए गए थे। अच्छे से समझना, इस एक को काउंट क्यों नहीं किया जाता है समझना, क्योंकि जब अभाज्य संख्याएं बनाई गई और जब भाज्य संख्याएं बनाई गई, तो इनको अपने आप में कुछ नियम दिए गए, इनके अपने आप में कुछ कानून बनाए गए। अब इनके क्या कानून बनाए गए, क्या नियम बनाए गए समझना, ठीक है। देखना, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं, जब अभाज्य संख्या बनाई गई तो अभाज्य संख्याओं ने एक शर्त रखी कि यार हम अभाज्य संख्या जब हम काउंट करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम हर किसी संख्या को उठा के हम अपना इसमें ले लेंगे, है ना। हम अभाज्य संख्याएं तो बना रहे हैं, पर हम उन्हीं संख्याओं को सम्मिलित करेंगे जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, है ना।
तो अभाज्य संख्याओं ने क्या बोला कि हम अपने में उन्हीं संख्याओं को शामिल करेंगे जिनके सिर पे कितने गुणनखंड होंगे, 2 गुणनखंड होंगे। तो भाई भाज्य संख्याओं ने भी अपने आप में कुछ नियम रख लिए, है ना। तो भाज्य संख्याओं ने क्या नियम रखे, समझना कि हम भाज्य संख्या में उनको काउंट करेंगे जिनके, है ना, जिन संख्याओं के 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे, वही संख्या काउंट होगी किसमें, है ना, वही संख्या काउंट होगी किसमें, भाज्य संख्याओं में। तो अभाज्य संख्या उन्हें क्या नियम रखा कि हम उन्हीं संख्याओं को हमारे इस अभाज्य संख्याओं में सम्मिलित करेंगे जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे। तो भाज्य संख्याओं ने भी अपने आप में कुछ नियम बना लिए कि भाज्य संख्याओं में उनको सम्मिलित किया जाएगा जिनके सिर्फ 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे। तो समझना 2 गुणनखंड कैसे बनेंगे, 3 गुणनखंड कैसे बनेंगे, इसको समझना। देखो इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आप लोगों को, है ना। ये बातें बहुत कम बच्चों को पता रहती है, बस रट रखा है ना, कि एक ना भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है। तो क्यों नहीं आता है, ऐसा क्यों, है ना, रीजन क्या है इसका समझना। तो अभाज्य संख्याओं का समझते हैं, है ना। अभाज्य संख्याओं ने क्या नियम रखा कि हमारे सिर पर कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए। मतलब कोई भी एक ऐसी अभाज्य संख्या होगी, कोई भी एक अभाज्य संख्या होगी तो उसमें 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। इसी का तो मतलब होता है कि 2 गुणनखंड हो रहे हैं। तो देखना पहली संख्या उठाते हैं 2, है ना। तो मैंने 2 उठाया, अब देखना इस 2 के कितने गुणनखंड होने चाहिए, 2 गुणनखंड होने चाहिए, मतलब 2 संख्याओं का इसमें भाग जाना चाहिए। तो देखो इसमें एक तो खुद 1 का भाग जाता है और फिर खुद अपनी संख्याओं का भी भाग चला जाएगा, मतलब 2 का, ठीक है। अगले उठाते हैं 5, मैंने उठाई, तो 5 में किसका किसका भाग जाएगा, देखो 1 का भी भाग चला जाएगा और 5 का भी भाग चला जाएगा। अगली अपन जब 11 उठाते हैं तो 11 में, है ना, 1 का भी भाग चला जाएगा और 11 का भी भाग चला जाएगा। इससे अधिक ना तो इससे अधिक संख्या का भाग जाएगा और ना ही इससे कम संख्या का भाग जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है कि सिर्फ कितनी गुणनखंड होने चाहिए, सिर्फ 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 2, 5, 11, 7, है ना, 23, 19, ये सब ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ कितने गुणनखंड है, 2 गुणनखंड है ना। और अगर अपन 1 को देखते हैं तो सिर्फ 1 में तो 1 का ही भाग जा रहा है ना, जबकि नियम क्या बोलता है, अभाज्य संख्याओं का नियम क्या बोलता है कि 2 गुणनखंड होने चाहिए। तो 1 का तो सिर्फ 1 ही गुणनखंड हो रहा है, तो इसको कहाँ पर नहीं गिना गया, अभाज्य संख्याओं में इसको काउंट नहीं किया गया। अब बात आती है किसकी, भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याओं ने भी अपने आप में नियम बना लिया क्या, कि जिनके सिर्फ, है ना, जिनके 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे उन्हीं को हम काउंट करेंगे, है ना, किसमें, भाज्य संख्याओं में। तो देखना अपन ने लिया कौन सा, 4, है ना। तो 4 में किसके, 4 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, मतलब कौन कौन सी संख्याओं का भाग उसमें जाएगा। तो देखना 4 में एक तो खुद 1 का भाग चला जाएगा, है ना, उसके बाद 4 में 2 का भाग चला जाएगा, उसके बाद 4 में खुद 4 का भाग चला जाएगा। तो 3 गुणनखंड हो गए ना। नियम क्या बोलता है, या तो 3 गुणनखंड होने चाहिए या 3 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो 4 में एक तो 1 का भाग जा रहा है, 4 में 2 का भाग जा रहा है और 4 में 4 का भी भाग जा रहा है। अगली कोई भी संख्या अपन ने ली, है ना, मान लो अपन अगली संख्या ले लेते हैं 12। तो 12 में किसका किसका भाग जा रहा है, 12 में 1 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है और एक खुद 12 का भाग जा रहा है। तो देखो 3 से भी अधिक हो रहा है ना, नियम ये बोलता है 3 होने चाहिए, 3 से अधिक होने चाहिए। आगे देखना, अगर अपन कोई भी ले लेते हैं, है ना, मान लो अपन ने 18 ले लिया, तो 18 में किसका जा रहा है, खुद 18 का जा रहा है, 9 का जा रहा है ना, 6 का जा रहा है, उसके बाद 3 का जा रहा है ना, 2 का जा रहा है, 1 का जा रहा है। तो ये नियम आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि 1 को भाज्य में और अभाज्य में क्यों काउंट नहीं किया जाता है, क्योंकि भाज्य अभाज्य संख्या में वही संख्या सम्मिलित होगी जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, भाज्य संख्या में वो संख्या सम्मिलित होगी जिसके 3 गुणनखंड या 3 से अधिक गुणनखंड होंगे, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण भाज्य अभाज्य संख्या क्या होती है, इसको आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इन संख्याओं को नोट कर लेना आप लोग अच्छे से। देखना दोस्तों, है ना, इस पूर्णांक में अपन ने पूर्ण संख्या देखी, प्राकृत संख्या देखी, भाज्य देखी, अभाज्य देखी। एक संख्या और छूट रही है, उस संख्या की भी बात कर लेते हैं, है ना। एक संख्या और होती है जिसको बोला जाता है सह अभाज्य संख्याएं, है ना। ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से समझ लेना,
है ना, कि सहभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ से भी बहुत अधिकतर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछ ले जाते हैं। कोई भी 4 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं और वहाँ से पूछ ले जाता है कि बताओ इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो सहभाज्य है। तो सहभाज्य संख्या कौन सी होती है, इन चीज़ों को भी समझना। इसका भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बस वो आप थोड़ी सी एक बात दिमाग में रख लेना, तो सहभाज्य संख्या भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, है ना। सहभाज्य संख्याएं उन संख्याओं को बोलेंगे, है ना, मतलब ऐसी संख्याएं, है ना। सहभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्याएं जिनका HCF हाई कॉमन फैक्टर, जिनका HCF 1 होता है ना। ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है वही कहलाती है कौन सी, सहभाज्य संख्याएं, है ना। तो किसी की संख्याओं का HCF 1 होने का मतलब क्या है, मतलब उन संख्याओं में सिर्फ किसका भाग जाएगा, एक का ही भाग, है ना, एक का ही भाग जाएगा। देखो कोई भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी 2 संख्या ले लेता हूँ मैंने लिखी 12 और 13, बताओ क्या ये सहभाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखना, है ना, अपन को ऐसी संख्या देखनी है ना, जिसमें सिर्फ खाली बस एक का ही भाग जाना चाहिए, एक से ज़्यादा किसी संख्या का भाग जाना नहीं चाहिए। तो देखना 12 और 13, क्या 12 और 13 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या 2 का भाग जा रहा है, क्या 3 का भाग जा रहा है, क्या ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका इसमें भाग जा रहा है सिवाय किसके, 1 के। तो बस इसमें खाली 1 का ही भाग जा रहा है, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये संख्या कहलाएगी क्या, सहभाज्य संख्या है। देखो एक संख्या और लिखता हूँ, मैंने लिख दिया 12 और 18। अब बताओ क्या ये सहभाज्य संख्या हो सकती है क्या, तो समझना, है ना, सहभाज्य संख्या है या नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझना। देखो यहाँ पे 2 का भाग जा रहा है ना, यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 6 का भाग जा रहा है। तो इनमें तो संख्याओं में से कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा है ना, कुछ ना कुछ संख्या कॉमन निकल रही है। और अपना नियम क्या बोलता है कि सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होगी जिनका HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे तो HCF 2, 3, 6 इनका भाग जा रहा है ना। तो ये अपने लिए सहभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं आ रहा है ना। देखना और बात करते हैं, मैंने ले लिया 11 और 15। तो 11 और 15 को देखना, तो क्या 11 और 15 सहभाज्य है या नहीं है। देखना तो 11 और 15 क्या इसमें किसी का भाग जा रहा है ना, तो इन संख्याओं में किसी का भाग नहीं जा रहा है, सिवाय किसका भाग जाएगा, 1 का। तो इनका HCF भी क्या निकल के आ जाएगा, 1। तो ये भी सहभाज्य संख्या होगी। आगे देखना, जैसे मैंने लिखा 16 और 19, तो 16 और 19 को देखना, क्या 16 और 19 में किसी का भाग जाता है क्या, है ना। कोई भी संख्या ऐसी नहीं जिसमें दोनों संख्या, मतलब कोई भी ऐसी संख्या लो, जैसे मैंने ले ली 18 और 16। तो देखो इस 18 और 16 में 2 का भाग जा रहा है ना, 2 का भाग जा रहा है ना। तो ये संख्याएं, ये सहभाज्य संख्या होगी नहीं, क्योंकि सहभाज्य संख्या सिर्फ वो संख्या होगी जिसमें ओनली 1 का भाग जा रहा हो। तो ये भी एक सहभाज्य संख्या होगी। अगली बात करते हैं, 18 और 23। देखना क्या 18 और 23 में किसी संख्या का भाग जाता है क्या, नहीं। तो इनका भी HCF क्या निकल जाएगा, 1। तो ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या है। और भी समझना, मैंने लिखी 19 और 20, है ना। तो 19 और 20 में भी किसी का भाग नहीं जाता है, तो बस 1 का भाग जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगी, सहभाज्य संख्या है। और देखना मैंने लिखा 20 और 22, है ना। बताओ 20 और 22 क्या सहभाज्य संख्या होगी क्या, है ना। तो 20 और 22 सहभाज्य संख्याएं नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, 2 का भाग जा रहा है, और तो 2 कॉमन आ रहा है। तो सहभाज्य संख्याओं का फंडा भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिनका HCF हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। इसमें भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो 2-3 संख्या जो भी अपने पास होगी, खाली उन संख्याओं में से देखना है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना। बस कॉमन खाली 1 आना चाहिए, 1 कॉमन आएगा तो ही अपनी वो संख्या क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। तो पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राकृत संख्याएं और साथ साथ कौन सी संख्याएं भी क्लियर हो चुकी है। सहभाज्य संख्याएं क्या होती है वो भी आप लोग अच्छे से सीख गए हो, है ना। देखना दोस्तों, है ना, अपन ने पूर्णांक को समझ लिया है। अब सीखते हैं क्या, दशमलव, है ना। तो अब दशमलव की बात करते हैं, है ना, कि दशमलव क्या होता है। आप लोगों ने दशमलव को अच्छे से देखा होगा। कहीं पे भी अपन किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो अपन क्या लगा देते हैं, एक छोटी सी बिंदी लगा देते हैं, है ना। ये छोटी सी बिंदी क्या होती है, दशमलव का काम करती है। तो देखना दशमलव, है ना, देखो दशमलव भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो देखना दोस्तों, दशमलव भी क्या होते हैं, दशमलव भी अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दशमलव होते हैं समझना।
है ना। एक होता है शांत दशमलव, है ना, एक होता है कौन सा दशमलव, शांत दशमलव, और एक होता है शांत का जस्ट विपरीत उल्टा, है ना, क्या होगा, अशांत दशमलव। तो देखना दोस्तों, शांत दशमलव अशांत दशमलव क्या होता है, दोनों चीज़ों को समझना। तो शांत दशमलव उन दशमलव को बोलेंगे, देखना जैसे अपन ने किसी संख्याओं में किसी संख्या का भाग दिया और अपन को पॉइंट में कोई संख्या ले जानी है, तो 4, 1, 5, बस ये संख्या यहीं पे रुक गई, है ना। आगे देखना कोई भी संख्या है 2, 3, 4, तो 2.34, 5 का अपन कोई भी संख्या में भाग देना तो 5.341 2, तो ये संख्याएं जब रुक जाती है ना, देखो इन संख्याओं का अंत हो गया, ये 5 के यहाँ पे आए और संख्याओं का अंत हो गया, 4 के यहाँ पे आए संख्या का अंत हो गया, 1 के यहाँ पर आए और संख्या का अंत हो गया, तो ये संख्याएं कौन सी कहलाएगी, है ना, सब दशमलव में, तो ये कौन से दशमलव कहलाएंगे, शांत दशमलव कहलाएंगे। अब शांत दशमलव, अब जब देखना अशांत दशमलव, है ना, अशांत दशमलव अपने आप में 2 प्रकार के होते हैं, है ना। शांत दशमलव तो बस एक ही होते हैं, किसी संख्या में किसी का भाग दिया, देखो जैसे 2 में अपन ने 5 में भाग दिया 2 का, तो 2 दूनी 4, है ना, 2 पंजे 10, तो ये क्या हुआ 2.5 और 5 जैसे आया और रुक गई संख्याएं, तो ये संख्या रुक गई, तो ये कौन से में काउंट होगी, शांत दशमलव में काउंट होगी। अब अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, देखना, है ना, अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं 2 प्रकार के, देखना, एक तो होती है ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्या होती हैं और एक ऐसी संख्या होती है जो अपरिमेय संख्या होती है ना। एक तो परिमेय प्रकार के होते हैं और एक होते हैं कौन से, अपरिमेय, है ना, यानी कि इसको बोला जाता है रिपीटेड, जो बार बार रिपीट होते हैं, है ना, जिनकी जो दशमलव के बाद जो संख्या आती है वो बार बार आएगी, है ना, मतलब जो रिपीटेड होंगे, रिपीटेड दशमलव होंगे वो परिमेय में आएंगे, जो नॉन रिपीटेड दशमलव होंगे वो काय में आएंगे, है ना, अपरिमेय में आएंगे। देखना कैसे समझना है इसको, जैसे कि अपन ने किसी भी संख्या का भाग दिया, है ना, तो किसी भी संख्या का भाग दिया तो पॉइंट के बाद 3 4 3 4 3 4 3 4 और ऐसे ही ये कहाँ तक चलते रहेंगे, लगातार अनंत तक चलते रहेंगे। किसी भी संख्या में भाग दिया अपन ने तो आया 2.168 161 161 161 और ये संख्या क्या होगी, लगातार चलती रहेगी। देखो 161 161 161 161 161 ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो ये रिपीटेड कहलाएंगे। अगला देखना, किसी भी संख्या का भाग देना है तो आया 5.4545, है ना, 45 4 5 और ये वापस से क्या होंगे, रिपीटेड होते रहेंगे, मतलब ये इनका मान क्या होगा, अनंत तक चलता रहेगा, है ना। तो अशांत दशमलव में 2 प्रकार के, एक परिमेय जिनको रिपीटेड दशमलव बोला जाता है ना, मतलब दशमलव के बाद वो संख्या क्या होगी, एक प्रकार से रिपीट होती रहेगी, भले वो एक संख्या हो, 2 संख्या हो, 3 संख्या हो। देखो यहाँ पे 2 संख्या रिपीट हो रही है, कौन कौन सी, 3 और 4 3 4 3 4, यहाँ पे 3 संख्या रिपीट हो रही है, एक, है ना, 1 6 1 1 6 1, यहाँ पे भी हो रही है 4 5 4 5। अब देखना, है ना, अपरिमेय संख्या क्या होगी, अपरिमेय मतलब नॉन रिपीटेड दशमलव। नॉन रिपीटेड दशमलव क्या होंगे, देखना कि दशमलव के बाद संख्या कैसी आएगी, 3 4 2 1 4 5 6 3 4 8 और ये ऐसे क्या होगी, लगातार अनंत तक चलती रहेगी। तो अब ये संख्या देखो कहीं से कहीं तक कॉमन नहीं है ना, एक संख्या कुछ और है तो फिर अगली कुछ आ रही है, फिर अगली कुछ और आ रही है, तो ये संख्या अलग अलग प्रकार से आ रही है, तो ये नॉन रिपीटेड कहलाएंगी, ठीक है। जैसे अपन ने भाग दिया किसी संख्या का तो 2.41 3 4 5 6 3 4 2 1 और ये ऐसी क्या होती रहेगी, लगातार चलती रहेगी, ठीक है। तो देखना दशमलव को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब बिल्कुल भी ऐसे दशमलव होंगे जो बिल्कुल भी शांत नहीं करते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद 1 2 संख्या जाती है, 3 4 5 चली जाती है, उसके बाद वो संख्या रुक जाती है ना, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिपीटेड, ठीक है, और एक होते हैं कौन से, नॉन रिपीटेड। तो ऐसे रिपीटेड दशमलव, है ना, जो बार बार जिसकी दशमलव के बाद जिन संख्याओं की क्या होगी, बारंबारता होगी, जैसे 34 34 34 आता जा रहा है ना, ऐसे संख्या क्या कहलाएंगी, परिमेय दशमलव कहलाएंगे। और एक अपरिमेय होते हैं यानी कि नॉन रिपीटेड, मतलब दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आएगी, है ना, जो एक जैसी नहीं होगी, ठीक है। तो दशमलव को आप लोग अच्छे से समझ गए हो, है ना। थोड़ी सी और क्लास बची है, देखना इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
देखना दोस्तों, है ना, एक लास्ट संख्या और बची है तो उसको भी बता ही देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों का हर एक डाउट क्लियर हो जाए, है ना। एक होती है परिमेय संख्याएं, है ना, एक होती है परिमेय संख्याएं और एक होती है अपरिमेय संख्याएं, है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, दोनों को अच्छे से समझ लेना आप लोग, है ना, ताकि आगे जाके कुछ भी आप लोगों की दिक्कत नहीं आए। ऐसी संख्या है ना, ऐसी संख्या होगी जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब अंश बटे हर, ऊपर का भाग अंश कहलाता है, नीचे का भाग हर कहलाता है। मतलब ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी, और ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या कहलाएगी क्या, अपरिमेय संख्याएं। देखो परिमेय संख्या के कौन कौन सी हो सकती है समझना। जैसे मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा 8/11, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना बटे में, तो इसको बटे में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 36/37, तो इसको अपन p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, मतलब ये क्या है 36/37, मतलब ये क्या है परिमेय संख्या है। और भी ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे अपन ने लिखा 2/3, है ना, 4/5, कोई भी ऐसी संख्या है जिसको अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब अपरिमेय संख्या की बात करते हैं, ऐसी संख्या जिनको अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या क्या कहलाएगी, है ना, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे मैंने लिखा उदाहरण के लिए, है ना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को, है ना, क्लियर हो जाए। ये पहला एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ होगा परिमेय का, इसका अपरिमेय का भी देख लेना। जैसे मैंने लिखा √3, क्या इस √3 को आप लोग p/q के रूप में लिख पा रहे हो क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे अब मैंने लिखा √8, है ना, इसको भी अपन p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, है ना। तो दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर था किसका, नंबर सिस्टम का, संख्याएं क्या होती है। आज अपन ने खाली इतना सा ही पढ़ा कि संख्या होती क्या क्या है। बस ये संख्याओं का अच्छे से अगर आप लोगों को नॉलेज है तो आप लोग संख्या पद्धति को भी अच्छे से सीख जाओगे। तो इनका अच्छे से नोट्स बनाना आप लोग। कल से अपन संख्या पद्धति के एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे ना। कल कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे ये भी आप लोगों को मैं कल स्टार्टिंग में ही समझा दूंगा, ठीक है। तो अपनी इस क्लास को अपने सब दोस्तों में शेयर करना, जो मैथ्स, है ना, जो अधिकतर वो बच्चे जो मैथ्स में कमज़ोर हैं, जो मैथ्स को अच्छा बनाना चाहते हैं, है ना, ये क्लास हर एक अपने दोस्तों में उन दोस्तों को भेज देना, ठीक है। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक भी करना, और आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।